नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्षिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं और क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक माहौल किस तरह का बन रहा है, किस तरह का आगे बनने वाला है और किस तरह की गोटियां राजनीतिक पार्टियां बिछाने वाली हैं, बिछा रही हैं, फेंक रही हैं। ये इस कार्यक्रम की खासियत है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी एक खासियत लिए हुए हैं। राजनीति में चाणक्य कहलाते हैं, पूर्व मंत्री हैं और लगभग 6 दशक का राजनीति में सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्राजीत सिंह भी हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट होते हैं। हम चंद्राजीत जी के एक्सपीरियंस से, उनके अनुभव से ये समझने का प्रयास करते हैं, आप तक उनके वो विचार लाते हैं जो उन्होंने राजनीति में लंबे समय तक देखे हैं, भोगे हैं, राजनीति की है और राजनीतिक गोटियां, राजनीतिक शतरंज के ऊपर बिछाई है। इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाले जो विशेषज्ञ हैं, चंद्राजीत सिंह भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। और विशेषज्ञ होने के नाते आज हम चंद्राजीत जी से जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उनमें एक अहम मुद्दा है कर्नाटक चुनाव। चूंकि 10 मई को पोलिंग होनी है कर्नाटक चुनाव के लिए, कर्नाटक विधानसभा के इस बार के जो चुनाव हैं उनमें क्या स्थिति रहने वाली है और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या वहां कर रही हैं, ये आज का हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। साथ ही राजस्थान की राजनीति को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और राजस्थान की राजनीति के साथ ही अब राजस्थान में चुनावी बिगुल भी एक तरह से बच चुका है और राजनीतिक पार्टियां भी उस बिगुल को देखते हुए अब अपना अपना काम शुरू कर चुकी हैं। इस कड़ी में आज हम राजस्थान विधानसभा की जो 4 जिलों की सीटें हैं, ये 17 सीटें हैं, इनके ऊपर भी आज हम विश्लेषण करेंगे। ये चुनाव के पहले का एक विश्लेषण है। चंद्राजीत सिंह भी अब इस प्रोग्राम में रेगुलरली 2, 3, 4 जिलों की सीटों को लेकर आकलन अपना देंगे और फिर जब चुनावी गणित एक तरह से बिछ जाएगी पूरी जमात, जिसको कहते हैं चुनाव आयोग अपनी घोषणा कर देगा, उसके बाद से जो विश्लेषण होगा वो और भी गहन विश्लेषण होगा। क्योंकि उस वक्त ये पता लग जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं, निर्दलीयों की क्या स्थिति होने वाली है, थर्ड फ्रंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी स्थिति आ जाएगी तब तक। लेकिन इससे पहले आज क्या स्थिति वहां चल रही है वो आज हम 4 जिलों की स्थिति आपके समक्ष रखेंगे और इन 4 जिलों में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है ये हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं चंद्राजीत सिंह भी, उनका हम वेलकम करते हैं। सिंघवी साहब नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव से। 10 मई को पोलिंग होने वाली है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या स्थिति बनने वाली है कर्नाटक में? कर्नाटक में बहुत स्पष्ट स्थिति है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो कांग्रेस का आना तय है। अब सवाल यह पैदा होता है सुभाष जी कि वो कितने बहुमत से आगे आती है, क्योंकि अगर वो पूर्ण बहुमत में 5 सीट भी कम रह गई तो भारतीय जनता पार्टी जेडीएस की सरकार बनाने का दांव खेलेगी, जिसका कोई उपचार नहीं होगा। अब मैं नहीं मानता कि पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, पर कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हालांकि कांग्रेस ने 2 बड़ी गलतियां की है। एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को जहरीला नाक कहा और उनके बेटे, उतने बुद्धिहीन व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी के बेटे ने, खड़गे के बेटे ने नरेंद्र मोदी को नालायक कहा। इसका कोई नेगेटिव असर है तो है, क्योंकि कर्नाटक की समझदार जनता गाली गलौज की भाषा पसंद नहीं करती है। सभ्य प्रदेश की सभ्य भाषा है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इधर क्या वोका है तो लिंगा और लिंगायत, ये सारे लोग जाति समीकरण के हिसाब से 100% बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन सामने भी शेड्यूल कास्ट और मेजोरिटी की वोट है, इसलिए मैं इस चुनाव को भाजपा के लिए बेहद कठिन चुनाव मानता हूं। मैं भाजपा का प्रशंसक और अनुग्रह करता हूं, लेकिन जो सही बात है उसे कहने में चूकना मेरी आदत नहीं है। वहां पर कांग्रेस अच्छा कर रही है। अब आप कांग्रेस में जाकर के नेता भगा रहे हैं कि हमारी स्टाइल आप काम में ले लो, ये तो ऐसा ही आधे गाड़ी कहीं चल रही है, चला कोई रहा है और मुझे कहता कोई दे रहा है। भाई, जब रिजल्ट आने वाला कांग्रेस के पक्ष में है तो कांग्रेस के बाहर के नेता मुझो पर ताव देकर कितना भी चिल्लाए, श्रेय तो वही की जनता को जाएगा, वही के कांग्रेसमैन को जाएगा, वही कांग्रेस जनों को जाएगा। अब रहा सवाल बाकी चीजों का। जेडीएस की बहुत अच्छी स्थिति है। मैसूर बेल्ट में जेडीएस बहुत आगे है। अब लोगों का अंदाज है कि जेडीएस 25 से 30 सीट लाएगी। अगर जेडीएस 25 से 30 लाती है और भाजपा 80-85 पर, पहले भी 86 पर थी, लुढ़क जाती है तो 112 तो नहीं बनते हैं।
लेकिन अगर जेडीएस कोई ताकत से, भाजपा के धक्के से, भाजपा के सहयोग से, भाजपा की साइलेंस से, भाजपा के साइलेंट सपोर्ट से, भाजपा के इनडायरेक्ट सपोर्ट से अगर जेडीएस 50 या 40 सीट लाती है तो फिर कांग्रेस की सरकार बनना कठिन हो जाएगा। ये वहां की आर्थिक राजनीतिक स्थिति मैंने आपके सामने बताई है। राइट। तो अब इसमें दो नारे जो हैं इस वक्त बड़े जोर के नारे हैं। ये एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ का नारा है जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है, ये नारा अब वहां गूंज उठा है। और दूसरी बात, ये जो कल बजरंग दल के ऊपर बैन की जो वहां पर अफरा तफरी मची है, परसों का बयान था, उनका घोषणा पत्र था, सॉरी, तो इस घोषणा पत्र ने भी वहां जोरदार हलचल मचाई है। तो ये दो जो चीजें हैं, इससे वहां ऐसा माना जा रहा है कि जो पहले जो माहौल चल रहा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब डायरेक्ट फाइट में बीजेपी एक तरह से आ गई है, क्योंकि एक तो यूसीसी का जो मसला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कर्नाटक की जनता के लिए एक प्यारा मुद्दा है, और दूसरी बात ये जो बजरंग दल वाला मामला है इसने भी बहुत असर किया है। इससे आपको लगता है क्या कि कुछ और परिवर्तन होंगे इन आकलन में? ये तो फर्क पड़ना तय है। बजरंग दल का अर्थ क्या है? हमारी धार्मिक भावना का प्रतीक, हमारी राष्ट्रभक्ति और सनातन का प्रतीक। मुझे समझ में नहीं आता है क्या कांग्रेस को जरूरत थी ऐसी वाहियात और बकवाना बात करने की। बजरंग दल को बैन कर देंगे तो कर दो, तुम तो आरएसएस को बैन कर दोगे, तुम तो लोगों का जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उस पर भी बैन लगा दोगे। इसका नुकसान होगा और निश्चित रूप से होगा, परंतु फिर भी इतना नुकसान हो जाए कि सरकार रुक जाए, ये मैं नहीं मानता। नुकसान तो होना है हमारे हृदय में, हमारी धड़कन में, हमारी श्वासों में, हमारी श्वास नलियों में, हमारे रक्त के एक एक कण में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद, देशभक्ति और भारतीयता को कभी नष्ट नहीं कर सकते। 72 साल तक कांग्रेस ने सांप्रदायिकता की आड़ में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का विनाश किया, इसीलिए आज कांग्रेस मृत्यु काल पर आ गई है। नाम मिलवा नहीं रहेगा कांग्रेस का। ये बहुत बड़ी गलती हुई है। आज भी समय है कि ये बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात को विड्रॉ करें और कहें हर धर्म को अपनी आजादी की छूट है, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे सनातन हो, चाहे जैनित्व हो, चाहे बौद्धत्व हो, अथवा कोई भी धर्म हो। इस प्रकार की वाहियात बात करके उसको चुनाव में बटोरने की साजिश करना ये न उचित था, न आज उचित है। इसका कुछ मूल्य तो कांग्रेस पार्टी को चुकाना ही पड़ेगा, मगर कांग्रेस मूल्य चुकाती आई है। कांग्रेस इस नक्शे में कहा थी और आज कहा है। कांग्रेस पूर्णतः, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, करीब करीब उस रास्ते की ओर चल रही है। मैं तो भगवान की कुदरत मानता हूँ, ईश्वर की देन मानता हूँ, और कुछ इनमें भी धार्मिक लोग हैं, पुराने हैं, पंडित कमलापति, नारायण दत्त तिवारी, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास जैसे, उनकी पुण्याई का लाभ आज भी कांग्रेस उठा रही है, परंतु अधिक समय तक नहीं उठा पाएगी और कांग्रेस का घोर पराभव निश्चित रूप से तय है। राइट। तो कर्नाटक चुनाव की बात हमने की, अब हम आपके कर्मभूमि राजस्थान की तरफ आते हैं, जहां पर कि अब इसी साल चुनाव राजस्थान में भी होना है और राजस्थान की राजनीति में भी कई तरह की चीजें तैर रही हैं इस वक्त। यदि हम बात करें बयानों की, तो एक बयान सबसे ज्यादा चर्चित है रामेश्वर डूडी का। रामेश्वर डूडी ने यह कहा कि अब मौका आ गया है, समय आ गया है कि किसी जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसमें हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि ये मौका तो 70 साल से था, अब तो जाट नेता बचे कौन से? लिलीपुटियन साइड के जाट नेता हैं। जब महान नेता नाथुराम मिर्जा, हरिदेव जोशी, बलराम जाखड़, परशुराम मदेना, कुंभाराम आर्य, दौलत राम सारंग जैसे नेता थे, तब भी जाट मुख्यमंत्री नहीं बन सका। ये रामेश्वर डूडी साहब को मेरे को लगता है दिन में सपने देखने की आदत है। जाट अगर नेता बनेगा तो गैर जाटों की सिफारिश में बनेगा। जब नाथुराम मिर्जा जैसे महान नेता मुख्यमंत्री, और क्या मुख्यमंत्री बनना ही जरूरी है? हर सरकार में जाटों की हिस्सेदारी रही है, हर सरकार में जाटों की भागीदारी रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, जाटों को संतुष्ट होना चाहिए। और जहां तक इनका सवाल है डूडी साहब का, डूडी साहब को एक सपना आता है कि शायद रात की नींद में झोंक से उठते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाट चेहरा दिख जाए, उनको अपना चेहरा नजर आ जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, न नॉर्मल ट्रेन होगा, न राधा नाचेगी, लेकिन होना चाहिए संपूर्ण जाट से मिलकर जाट को मुख्यमंत्री बनाए तो सबसे अधिक पसंद मैं होऊंगा, क्योंकि जाटों का एडॉप्टेड जाट हूं, मेरे को तो प्रसन्नता होगी। मगर डूडी साहब ये तो कहते कि जिसने आज तक जाटों का विरोध किया है हम उसके चरणों में नहीं बैठेंगे,
जिसने आज तक जाटों के मुख्यमंत्री बनने का विरोध किया है, हम उसके साथ नहीं बनेंगे। ये तो कहते हैं, कहने की ताकत नहीं, कहने की हिम्मत नहीं, कहने की शर्म नहीं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह पाए। राइट। तो इसमें बात हम जानना ये चाह रहे हैं आपसे कि ये रामेश्वर डूडी से कहलवाया गया हुआ बयान है, या क्या लगता है आपको, ये रामेश्वर डूडी की खुद की उपज तो लगती नहीं? एक बात बता दूं, इसमें एंगल हम एक एंगल रख रहे हैं। एंगल ये है कि इसमें क्या सचिन पायलट के गुर्जर समर्थकों को एक तरह से काउंटर करने की सी बात आ रही है क्या इसमें? एक बात सुन लीजिए आप, अशोक गहलोत के रहते 10 डूडी मिलकर प्रचार करें, जाट गहलोत को कभी नमस्कार और प्रणाम नहीं करेगा। अब रहा सवाल सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने व्यक्तित्व का विकास खुद ने किया है, संघर्ष करके किया है, त्याग करके किया है। और मैं आपसे बता दूं, गुर्जर और जाटों की उपजातियां एक है, वे दोनों एक दूसरे के हो ही नहीं सकती। गुर्जर और जाट मिल जाते हैं तो पूर्वी राजस्थान के अंदर इनका तूफान आ जाएगा, और नहीं मिलते हैं तो लड़ते रहेंगे। संघर्ष तो जीवन का उपदेश है, संघर्ष तो जीवन का मूल मंत्र है। सुभाष जी, संघर्ष तो करना ही चाहिए। जो आदमी संघर्ष नहीं करता वो हरा डूबन डरा रहा किनारे गया, जो पानी में डूबा वही मोती को लेकर के निकला है। ठीक है, डूडी साहब कहते हैं, सुन लिया। हनुमान बेनीवाल भी यही बात कहता है। हनुमान बेनीवाल के व्यक्तित्व को गिराने की साजिश की जा रही है। इसके लिए यहाँ पर चौटाला जी की पार्टी, उनके पुत्र की पार्टी को लाया जा रहा है ताकि जाटों में डिवीजन हो जाए। मैं नहीं होगा ऐसा। मैं आपसे एक बार लिख करके दे रहा हूं, इस बार के चुनाव में जाट किसी भी हालत में अशोक के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे पूरी दुनिया की ताकत लगा दो, चाहे पूरी धन दौलत लगा लो, चाहे अपनी सोने की लंका लुटा दो, इससे कुछ हाथ आवा नहीं है। सोने की लंका आपने कही है, तो ये तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि अशोक गहलोत राजनीति के रावण है। अरे आप क्या बात कर, मुझे ताज्जुब है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि शेखावत साहब मैट्रिक पास भी है या नहीं, क्योंकि मैट्रिक का पास बच्चा भी तो रामायण को पढ़ता है। अरे भाई, रावण किसको कहते हो? जिसके नाभि में अमृत होता है, 10-10 बार सर काट कर शिव का अभिषेक करता है। वो इतना बड़ा पंडित होता है कि राम को अपने बेटे लक्ष्मण को कहना पड़ा मृत्यु के वक्त कि जा उससे राजनीति की शिक्षा लेके आ। महान ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, पंडितों का पंडित, धर्मों का धर्मवीर, शिव का भक्त, महादेव का भक्त, अमृतधारी, उस महान बहादुर शक्तिशाली रावण की तुलना मुझे दया आती है आपने किससे कर ली? तुलना करने के पहले सोचना चाहिए क्या, किस उपमा, किसके तुलना कर रहा हूं। मुझे तो इस उपमा के अंदर अशोक गहलोत का सम्मान बढ़ाने की भावना दिखती है। मैं तो चाहता हूं रावण कौन बने, जो अगले युग में तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर गोत्र बांधा, रावण धार्मिक था, रावण सब कुछ था, उतनी मान योग्यता के लिए अरे इसने गजेंद्र शेखावत ने अशोक को वो स्थान दे दिया जो स्थान 7 पीढ़ी में किसी को मिलता नहीं है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं शिव भक्त ऐसा जन्म मिले कि हम अपने सरकार की आपके चरणों में रख सके। ये बकवास है, बेहुदा बात है। रावण की तुलना कर रहे हो आप? रावण महान पंडित, नीतिज्ञ, महान नेता, महान भक्त, शिव का अनन्य भक्त, जिसकी नाभि में अमृत का वास था, उसकी तुलना अशोक गहलोत से करके गजेंद्र शेखावत ने अपनी बुद्धिशीलता का परिचय दिया। इस पर मैं केवल दया व्यक्त कर सकता हूं। ठीक बात है। तो अब आते हैं राजस्थान के चुनावी दंगल की तरफ, और इसी साल में चुनाव होना तय है। तो ऐसे में हमने आज जो आपसे जानना चाहा है, इसमें एक 4 जिलों का हम आपसे आकलन चाहते हैं। दौसा जिला जिसकी कि 5 सीटें हैं, करौली 4 सीटों वाला जिला है, और सवाई माधोपुर भी 4 का, और टोंक भी 4 सीटों वाला जिला है। और यदि हम लोकसभा सीटों की बात करें तो करीब 2.5 सीटों का ये इलाका बनता है। दौसा लोकसभा सीट है, और करौली धौलपुर मिलाकर 1 लोकसभा सीट बनती है, और सवाई माधोपुर टोंक मिलाकर 1 लोकसभा सीट बनती है। तो यूं करके ये करीब 2.5 लोकसभा की सीटें बनती हैं, जो कि 2024 में आम चुनाव में भी ये इफेक्ट यहां इस विधानसभा चुनाव का दिखने वाला है। यदि हम बात करें, इनमें 4 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं, और 4 सीटें ही एसटी की आरक्षित हैं इन 17 सीटों के अंदर। और दौसा जिले की यदि हम बात करें तो दौसा, बांदीकुई, लालसोट, महुआ, सिकराय, ये 5 सीटें हैं। और करौली जिले में यदि बात करें तो करौली, हिंडौन, सपोटरा और टोडा भी, ये 4 सीटें हो गई।
और सवाईमाधोपुर जिले की 4 सीटें हैं, सवाईमाधोपुर, खंडार, बामनवास, गंगापुर। और टोंक जिले की यदि हम बात करें तो टोंक, देवली, उनियारा को मिलाकर 1 सीट, और निवाई और मालपुरा, ये इस तरह से 4 सीटें बनती हैं। आपसे हम जानना ये चाहते हैं कि इन सीटों के ऊपर आज की तारीख में यदि चुनाव होता है तो क्या स्थिति आप पाते हैं, और क्या विश्लेषण आपका? आपके प्रश्न में इफ एंड बट लगे हुए हैं। आज की तारीख में वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में चुनाव होता है तो कांग्रेस दौसा में 0, लालसोट में 0, मांडीकुई में 0, सिकराय में 00 और मोगा में 000। एक भी सीट दौसा क्षेत्र में कांग्रेस की नहीं आने वाली है। उसके बाद में सवाईमाधोपुर, वामनवास, खन्नार और गंगापुर, अगर कहीं थोड़ी टक्कर हो सकती है दानिश इब्रार की तो सवाईमाधोपुर हो सकती है, परंतु वो भी इस प्रकार के दल बदल और धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है कि वहां भी कांग्रेस की 1 सीट नहीं आएगी। टोंक जिले की 4 सीटों में मालपुरा 4 सीटें, निवई, टोंक, देवली, जिमारा मिला करके 1 भी सीट कांग्रेस की नहीं आती है। और जहां तक लाल सीधे सवाईमाधोपुर का बता दिया आपको, जैसे दौसा का बता दिया आपको, करौली की क्या स्थिति है? करौली की क्या स्थिति है? करौली हाँ बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं। करौली जिले की स्टडी आज मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको अगली बार बता दूंगा। करौली में 3 या 4 सीट, वहां भी कांग्रेस का चांस नहीं है। 4 सीटें हैं, करौली, हिंडौन, सपोटरा, टोडाबीन। सपोटरा तो प्योरली किरोड़ीलाल मीणा की सीट है, 50,000 मीणा है, वहां पे कोई सीट ही नहीं है। इन 17 सीटों में 1 सीट पर भी कांग्रेस जीत जाए तो ये ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, कहीं जीतने का चांस नहीं है। इसमें आप लिख दीजिए दौसा 0, सवाईमाधोपुर 0, टोंक 0 और करौली 0। कहीं भी कांग्रेस की 1 सीट भी नहीं आएगी। अगर आ गई एकमात्र तो वो इसकी सचिन की मेहरबानी से एक आध गुजर बाउली सीट में आ सकती है, मगर सचिन और अशोक गहलोत को आज की तारीख में मैं अलग अलग मांग करके विवरण दे रहा हूं, दोनों को एक मांग के अपना विवरण नहीं दे रहा हूं। हाँ, अगर सचिन पायलट साथ आता है तो 1 या 2 सीट इस 17 सीटों में से कांग्रेस की आ सकती है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, सचिन के दिल में जो आग है, जो तड़प है, जो विद्रोह की भावना है, जो अपमान का अनुभव है, वो किसी भी हालत में अशोक गहलोत के समर्थक को इस इलाके में जीतने नहीं देगा। रामकेश हो या रमेश हो, अशोक गहलोत का एक भी समर्थक यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा में नहीं जाएगा। इन जिलों में बसपा की कोई स्थिति है क्या आपके हिसाब से? नहीं, ये देखिए छोटी छोटी पार्टियों पर एक बड़ा चेंज होने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पूरे राजस्थान के लिए आश्चर्यजनक है। इस बार भाजपा एज ए पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, एनडीए चुनाव लड़ेगी। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगी वो मैं आपको समझा रहा हूं कि इस बार चुनाव में जो दुष्यंत की पार्टी है, एनएनएम जनता पार्टी, वो चुनाव लड़ेगी। आज अखबारों में आया कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि शिवसेना यह चुनाव लड़ेगी, और शिवसेना और एनएमपी ये दोनों एनडीए के पार्ट है, और भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए का मूल घटक है। इस स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होकर के चंद सीटें जाट बेल्ट में उनको देनी पड़ेगी, और चंद सीटें हिंदुत्ववादी बेल्ट के अंदर शिवसेना को देनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द एनडीए। एनडीए को झुटलाकर हरियाणा की सरकार और एनडीए को झुटलाकर महाराष्ट्र की सरकार को कभी भारतीय जनता पार्टी खतरे में नहीं डालेगी। हालांकि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी खूब बंदूक की तरह सोचते हैं कि वे अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। मैं इसे संभव नहीं मानता हूँ। ये भयंकर चुनाव होने वाला है, ये बहुत तगड़ा चुनाव होने वाला है। और अभी तो आपने एक क्षेत्र के लोगों से पूछी है, 2.5 पार्लियामेंट्री सीट में से 25 में से 25 सीट भाजपा पहले भी लाई थी, और तो नरेंद्र मोदी का परचम लहरा हुआ है। उससे बड़ा राष्ट्र नियंता कोई है नहीं, उससे बड़ा विश्व का नेता कोई है नहीं, उससे बड़ा सनातन का नेता कोई है नहीं, उससे बड़ा धर्म का नेता कोई है नहीं, उससे बड़ा राष्ट्रीयता का प्रतीक कोई है नहीं। सारी की सारी सीटें, 2.5 की 2.5 सीटें, ये आप बीजेपी के खाते में लिख लीजिए, ये मेरी भविष्यवाणी है। राइट, तो ठीक बात है। फिर और इन डिटेल हम करते रहेंगे डिस्कशन। अभी तो आज से हमने एक तरह से प्रस्तावना भर रखी है हमारे दर्शकों के लिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब हम इस विश्लेषण को लेकर आपके समक्ष चंद्रा जी के साथ आते रहेंगे, और इन डिटेल और भी इसमें हम कैंडिडेट वाइज इस इलाके में कौन कौन नेता सक्रिय हैं, कौन कौन नेता आगे आने वाले दिनों में एस्पिरेंट्स सामने आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
और कौन कौन सी सीटों में ट्रायंगल मुकाबला हो सकता है, कौन कौन सी सीटों पे आमने सामने की टक्कर हो सकती है, ये भी हम इन डिटेल आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। आज केवल प्रस्तावना भर आपके समक्ष रखी है। तो ये आज का था हमारा प्रोग्राम, और चंद्राजीत सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।